हेलो भैया, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। और इसके जो जिस चैप्टर है हमारा, इसके काफ़ी लेक्चर पहले कंप्लीट हो चुके थे। और आज हम लोग बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेट्रोलियम, कोल वगैरह के बारे में, सबके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन थी, मैपिंग वगैरह वर्क भी कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो थोड़ा बहुत भैया जो हमारा ऑयल फील्ड्स थी, तो भैया उसका कॉन्सेप्ट बचा था। तो ऑयल फील्ड्स में पाइपलाइंस बची थी हमारी। तो भैया उन्हें और निपटा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर स्टार्ट कर देंगे अपना जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है वो स्टार्ट कर देंगे। तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं। हम लोग ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है OIL। तो भैया इसकी स्थापना करी गई थी 1959 में, यानी कि 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने क्या करवाया था, इसने नाहरकटिया असम में देखा था। तो नाहरकटिया नाम की जगह है ये, यहाँ पे ऑयल फील्ड है। तो भैया इन्होंने क्या कराई, पाइपलाइन बिछवाई थी। कहाँ से कहाँ तक? इन्होंने बिहार के बरौनी तक क्या बिछवाई थी, पाइपलाइन बिछवाई थी। 1959 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, किसकी? ऑयल की, OIL की स्थापना हो चुकी थी। और इसने नाहरकटिया से लेकर बरौनी, बिहार बरौनी तक इसने पाइपलाइन बिछाई थी। और जब ये बनाई गई थी तब ये कितने किलोमीटर की थी? 1157 किलो 57 किलोमीटर की, यानी कि 1157 किलोमीटर की थी। और 1966 में इसे क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, कहाँ तक? कानपुर तक। तो भैया यहाँ से बरौनी से देख रहे हैं आप, तो कहाँ तक? कानपुर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। कब? 1966 में। कब कर दिया गया? 1966 में इसे एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कानपुर तक। इतना क्लियर हुआ? और जब ये इतनी बड़ी पाइपलाइन बन गई, तो भैया ये क्या बन गई, ये इंडिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बन गई। कौन? हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑयल हमारी पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बन गई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी पाइपलाइन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये भी काफ़ी बड़ी है। तो भैया ये हमारी कौन थी, ये बनवाई थी किसने? गेल ने बनवाई थी। ये सरकारी कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और कहाँ से कहाँ तक है ये पाइपलाइन, हम लोग वो देखते हैं। तो भैया लखनऊ के पास एक जगदीशपुर है, और यहाँ से हमें गुजरात से स्टार्ट हुई, हाजिम नाम की जगह है। यहाँ से जाते हुए हाजिम विजयपुर, मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए ये कहाँ गई है, कहाँ तक? जगदीशपुर तक गई है। तो भैया यही हमारी कौन थी, यही है हाजीपुर विजयपुर, हाजिम विजयपुर जगदीश लाइन, जगदीशपुर विजय मतलब लाइन है, ये पूरा नाम है उसका। और ये बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी गेल ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। तो ये जो इम्पोर्टेंट हम लोग बात करें पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों के नाम है, जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने बता दिए। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर, जिसका नाम है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो भैया स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम, इसी से हम लोग पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो भैया बात करते हैं सोलर एनर्जी कैसे काम करती है। ये रहा हमारा ऊपर सूरज, ये रहे हमारे पैनल, सोलर पैनल्स रहे। तो भैया जैसे ही हमारी सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, पैनल के ऊपर, तो इसमें ग्रिड बने रहते हैं, छोटे छोटे ग्रिड, स्क्वायर टाइप में ग्रिड बने रहते हैं। तो भैया जैसे ही रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, तो भैया ये क्या करने लगते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्या निकालते हैं? करंट निकालते हैं, डायरेक्ट करंट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? तो फोटो वोल्टेइक सेल्स होते हैं हमारे, जो कि इन ग्रिड्स के ऊपर लगे रहते हैं। तो जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं, तो भैया वो करंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो हमारा भैया डायरेक्ट करंट बना, तो वो डायरेक्ट करंट को चेंज कर देंगे किसमें? AC में, अल्टरनेटिव करंट में। उसके लिए बना है हमारा इन्वर्टर, ये इन्वर्टर बना है। तो जितना हमारा करंट बनेगा, तो भैया अल्टरनेटिव करंट जितना ही बनेगा, तो भैया यहाँ पे ये परफॉर्मेंस मॉनिटर सिस्टम लिखा है। तो भैया यहाँ पे वो बता देगा कितना हमारा करंट बन रहा है, कितना कितना करंट बन गया। फिर इसके बाद जो हमारी मेन इलेक्ट्रिक लाइन है, वो मेन इलेक्ट्रिक पैनल है, वहाँ पे पहुँच जाएगा वो करंट हमारा। और उसके बाद फिर मेन मीटर में चला जाएगा। फिर हम लोग घर में इस्तेमाल कर लेंगे बिजली। और बाकी जो दूसरे मीटर है, यहाँ पे जो ऊपर आपको पैनल दिख रहा है, यहाँ पे चला जाएगा। अब क्या कर रही है सरकार? सरकार की योजना ये है कि सरकार सब्सिडी भी देती है। अगर आप लोग घर के अंदर ये पैनल वगैरह खोलते हैं, तो सब्सिडी देती है सरकार। ये काफ़ी हेल्प करती है लगवाने में। और आप लोग चाहें तो इसे बेच भी सकते हैं सरकार को। और नॉर्मली क्या होता है कि बाकी जो बिजली होती है उससे सस्ती पड़ती है ये बिजली। बस एक बार पैसा खर्च करना है, और काफ़ी दिनों तक इसका एंजॉयमेंट लेनी है। तो भैया उम्मीद है कि इस डायग्राम से आपको सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, कैसे कैसे सोलर एनर्जी वर्क करती है, कैसे कैसे काम होता है इसके अंदर।
अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। और यहाँ पे देखा जाए और कुछ लिखा खास यहाँ पे कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको वहाँ पीछे बताया तो वही सब बातें यहाँ लिखी हैं कि सूर्य से आने वाली हीट से बनती है भैया। दूसरा पॉइंट ये लिखा है, सूर्य से आने वाली हीट से सोलर पैनल में लगा हुआ फोटोवोल्टिक सॉइल सेल ट्रैप कर लेता है, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल क्या कर लेता है, धूप से आने वाली सेंसिटिविटी को क्या कर लेता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। उससे क्या बनाता है, करंट को मैं फिर अपने आप को मतलब जिससे वो क्या करता है, करंट पैदा करता है और इस डायरेक्ट करंट को वो इन्वर्टर में भेज देता है और अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर देता है। और यही करंट स्टोर हो जाता है, हम लोग बैटरी के अंदर स्टोर हो जाता है, जब हमें यूज़ करना होता है तो यूज़ कर लेते हैं। और हमारी सौर ऊर्जा क्या है, ये इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत सस्ती पड़ती है और दूसरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ऐसा नहीं है कि हमें डैम लगाने पड़ रहे हैं, जल जीवन ख़राब करना पड़ रहा है या फिर हमें कोयला वगैरह जलाने पड़ रहे हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो जलाने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पैनल लगा दिया और काम कर दिया, काम ख़त्म, ये इतना ही है बस। क्योंकि सूरज तो भैया कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी अभी फ़िलहाल में तो नहीं होने वाला है, होगा एक समय के बाद होगा, तब तब की बात छोड़िए, अभी तो नहीं होने वाला है खैर। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, ये 7% ज़्यादा इफेक्टिव है कोल से जो प्रोड्यूस होती है। हमने बात की थी अभी हाल थोड़ी देर पहले बात की थी कि 70% बिजली बनती है किससे, हमारी इंडिया में वो कोल से बनती है, और उससे 7% ज़्यादा इफेक्टिव हमारी सोलर एनर्जी है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी स्कोप है, अगर अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोप है हमारी एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव है। इसके यूजेस हम लोग थोड़े बहुत देख लेते हैं। तो भैया अभी घर में तो बता ही दिया कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सोलर हीटर इस्तेमाल होता है, सोलर कुकर इस्तेमाल होता है, क्रॉप ड्रायर होता है। तो इसका अलग अलग हमें यूजेस देखने को मिलता है किसके, सोलर एनर्जी के। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। और एक इम्पोर्टेंट बात और है हमारे सोलर एनर्जी से कि भैया गुजरात और राजस्थान एक बेस्ट जगह है जहाँ पे हम लोग इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन की पार्क ही बन रहा है यहाँ पे, तो भैया हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एनर्जी ले सकते हैं। क्योंकि भैया यहाँ पर रेगिस्तान जैसे एरियाज हमें देखने को मिलते हैं, तो भैया यहीं पे हमारा सोलर एनर्जी ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली एनर्जी विंड एनर्जी की ओर। तो भैया इसको स्टार्ट करते हैं अपना विंड एनर्जी को। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे हमारी विंड एनर्जी के बारे में। तो भैया विंड एनर्जी ये रहा हमारा डायग्राम कि विंड एनर्जी बनती कैसे है। तो ये रहते हैं भैया बहुत बड़े बड़े हमारे ब्लेड्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, घूमते हैं, रोटेट करते हैं। तो भैया रोटेट करते हैं, ये लगा गियर बॉक्स, तो ये भैया मूवमेंट करते रहते हैं। तो और यहाँ लगा जनरेटर, तो जनरेटर से यहाँ पे बिजली जैसे ही मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे बिजली बनेगी। और भैया ये जब बिजली बनेगी तो भैया ये क्या कर रहा है, पावर केबल जा रही है तो यहाँ से पावर भेज रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को। और ट्रांसफार्मर यहाँ लगा और ये पास के क्षेत्र में भेज देगा टावर के थ्रू, वहाँ से कंज्यूमर के पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो कैसे काम करती है। और अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भैया ये ऊर्जा का अनंत स्रोत है, यानी कि हवा तो भैया कभी ख़त्म होने वाली नहीं। तो भैया अंधाधुंध इस्तेमाल करो, और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। और ये बनती कैसे है, तो भैया बहुत हवा की सॉरी बहती बहती हुई हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टरबाइन्स के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। इसकी भैया जो हवा की काइनेटिक एनर्जी थी उसे चेंज कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार हमारी एनर्जी तैयार हो गई। हमारे वातावरण में परमानेंट कौन-कौन सी विंड रहती हैं, एक तो परमानेंट विंड तो होती हैं, और जब हम लोग विंड का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें और डिटेल से कर लेंगे ये सारी विंड्स वगैरह। तो परमानेंट विंड्स तो होती हैं, वो तो पढ़नी है, और सीज़नल विंड्स भी आती हैं और लोकल विंड्स भी आती हैं, जैसे सी ब्रीज हुई, लैंड ब्रीज हुई, इनसे भी ये मूवमेंट करते हैं। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हुआ विंड एनर्जी के बारे में या नहीं। कुछ भी डाउट लगा हो तो भैया कमेंट कर देना, तो मैं दोबारा से बता दूँगा। और कहाँ-कहाँ भैया ऐसे क्षेत्र भैया जो तट के किनारे होंगे तो भैया वही सूटेबल होंगे। क्योंकि भैया जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है तो भैया वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, जहाँ पे हवा इनका सूटेबल जगह कौन सी है अच्छी, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ। और इन जगह पे हम लोग लगाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक हमारा जियोथर्मल एनर्जी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। तो भैया पृथ्वी के भीतर से आने वाली हीट को जब हम विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो भैया हमारी जियोथर्मल एनर्जी बन जाती है, और उसी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और हम लोग बात करें कि धरती के नीचे एनर्जी कैसे कैसे ट्रैप है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा भैया हमारा ऊपर सरफेस, ये रहा हमारा वोल्केनो वगैरह,
और ये जो धरती के नीचे की 200 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, और उसके और 200 किलोमीटर को हम लोग एस्थोनोस्फीयर कहते हैं। तो भैया यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि दूसरे मिनरल्स को जला देते हैं या फिर मेल्ट कर देते हैं। तो भैया जो हमारी चट्टानें होती हैं वो पिघल के लावा के फॉर्म में आ जाती हैं, यानी कि गर्म होकर गर्मी बन जाती है वहाँ पे। और जब यही लावा यही मैग्मा बन जाता है, और मैग्मा जब ऊपर बाहर यही फट के आता है तो यही लावा बन जाता है। तो भैया हम लोग समझ गए कि भैया जो हीट है वो कैसे बन रही धरती के अंदर। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जैसे कि थोरियम हो गया, यूरेनियम हुआ, तो ये बाकी की वहाँ की चट्टानों को जला देती है और गर्म कर देती है। तो भैया इससे गर्मी पैदा होती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो ये डायग्राम उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया नीचे मैग्मा चैम्बर थे हमारे, जो कि क्या थे, हमारे सॉलिड स्टोन्स वगैरह थे या फिर मिनरल्स वगैरह थे, जिन्हें पिघला दिया किसने, थ्यूरियन या हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने पिघला दिया। और जब ये ऊपर जब प्रेशर ज़्यादा बन जाता है तो यहाँ पे ये वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, तो भैया यहाँ से ये कभी कभी फट जाते हैं तो लावा के फॉर्म में निकल आते हैं। इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो भैया जब हमने देखा कि यहाँ पे भैया हमारे पास मैग्मा चेम्बर्स थे, तो यहाँ पे जब मैग्मा चेम्बर्स होते हैं तो भैया बारिश की वजह से या फिर अलग अलग रीजन की वजह से हमारे धरती के बीच में क्रैक्स होते हैं। तो भैया पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए आप लोग दिख रहा है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो भैया यहाँ पे क्रैक्स के बीच में पानी भर गया, और पानी नीचे तक तो जा रहा है कांटेक्ट में, और भैया जी नीचे गर्मी है, और गर्मी से ये निकल के आएंगे और यहाँ पे पानी कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है भाई? हॉट स्प्रिंग कहलाती है। तो भैया ये पानी गर्म होके ऊपर आ गया और ये निकल पड़ा यहाँ पे, तो ये गरम गरम पानी को क्या कह देते हैं? हॉट स्प्रिंग कह देते हैं। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो भैया यहाँ पे अब कुछ दरार थोड़ी ऐसी टाइप में भी होती हैं कि किनारे भाप भी बन जाती है, यहाँ किनारे, यहाँ भाप बन रही, यहाँ भाप बन रही। तो अब भैया ये जब भाप बन रही है और जब ये भाप और पानी दोनों गर्म निकले, तो भैया ये क्या कहलाता है? गीज़र कहलाता है। तो भैया यहाँ पे हॉट स्प्रिंग था, ये गीज़र हो गया कि भैया भाप के साथ पानी दोनों निकल लेंगे। तो इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। और यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पहला पॉइंट तो देख लिया था कैसे जियोथर्मल एनर्जी बन रही थी। दूसरा ये देख लेते हैं, पृथ्वी के भीतर से हीट अल्टीमेटली मैग्मा चेंबर से ही आती है, जो कि पृथ्वी के 200 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। तो भैया हम लोगों ने देख लिया, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को जियोथर्मल एनर्जी कैसे काम करती है। और कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी देख लिया, हॉट स्प्रिंग, गीज़र वगैरह कॉन्सेप्ट देख लिया, मैग्मा चेंबर का कॉन्सेप्ट देख लिया, लावा का देख लिया, लिथोस्फीयर वगैरह ये समझ लिए। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो भैया बताइए। और जब हम लोग बात करें कि भैया ये गीज़र वगैरह हीट वगैरह निकल रही है यहाँ से, किससे? हॉट स्प्रिंग से और गीज़र से गर्मी निकल रही है। तो यही हम लोगों ने बात की कि भैया आप मैग्मा की हीट डायरेक्टली थोड़ी ना आ रही है। अब वो जो हीट है किसकी मैग्मा की हीट है वो किसके फॉर्म में आ रही है? वो आ रही है अब ये गीज़र और हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हीट इससे आ रही है किससे? गीज़र से और हॉट स्प्रिंग से आ रही है, तो इसको ट्रैप कर लेते हैं, इसी एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं हम लोग, और उसी जगह पे हम लोग पावर प्लांट लगा देते हैं जहाँ से हम लोग इसकी हीट ट्रैप करते हैं। और जियोथर्मल पावर प्लांट से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना। तो वही अब अब तो वही हम लोगों ने समझ लिया कि जो भैया जो हॉट स्प्रिंग थे और या फिर गीज़र वगैरह थे, इनकी हम लोग हीट ट्रैप कर लेते हैं, और हीट ट्रैप करने के बाद वहाँ जियोथर्मल प्लांट लगा देते हैं। उसी से हम लोग अपनी जो एनर्जी है उससे कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हम लोग बात करें कि यही वहाँ पे लिखा हुआ भी यही हीट हॉट स्प्रिंग हम लोग बात करें और या फिर गीज़र के फॉर्म में बाहर आती है, और हम लोग इसी हीट को ट्रैप कर लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और हमारी जियोथर्मल एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। तो भैया इसका हम लोग बात करें, मणिकर्ण है कहाँ पे? हरियाणा में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में एक जगह पे है, और यहीं पे जियोथर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। तो भैया यहीं से हम लोग जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको मतलब चेंज कर देते हैं, लेते हैं यहीं से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया हम लोग थोड़ा रिवाइज़ भी कर लेते हैं कि कैसे-कैसे हम लोगों ने किया था। जियोथर्मल एनर्जी को तो बहुत ज़रूरी होता है। तो भैया तो हम लोग डायरेक्टली हीट नहीं निकालते हैं मैग्मा चेंबर से। तो भैया जो तालाब वगैरह होते हैं या फिर जो हॉट स्प्रिंग और गीज़र थे, ये लोग एनर्जी ले लेते हैं किससे? मैग्मा से। और मैग्मा इन लोगों से हम लोग यहाँ पावर प्लांट लगाते हैं, जहाँ पे ये लोग होते हैं पावर प्लांट लगा के इनकी हीट को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार हम लोग जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये हम लोगों ने ऊपर देखा था विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी कैसे बनती थी भैया? ये टरबाइन्स वगैरह घूमते थे और फिर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते थे, हमने ये देखा था। और ये तो हमने देखा था कि सूरज कैसे लाइट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ये भी ऊपर देख लिया था हमने। और इसी के साथ हमारा लेक्चर ये यहीं तक था, और यहीं पे लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, और
बाकी के लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और बाकी के जो हम लोग बात करें दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हुई या फिर इकोनॉमिक्स हुई, तो बाकी सभी चैप्टर्स डले हुए हैं। तो बिना किसी झिझक के आप लोग चैनल विजिट कर सकते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।